ध्यान दे। सभी थाना अधिकारी आ जाओ। इतनी चिट्ठी आ गई क्या? सर कमल चरण में कौन सा समास है? ये आ गया कर्मधारय समास। या ऑप्शन में तो कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों दे रखे हैं, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास ही भाग हैं, तो कर्मधारय ही आएगा। ठीक है, कर्मधारय आपके पाषाण हृदय का विग्रह पत्थर के समान हृदय बताया, जबकि विग्रह में तो उसका अर्थ नहीं मिला जो समान है। समास में लिखा है 19 शब्दों में यथा समय प्रयोग करना चाहिए पाषाण। ध्यान दो, ये पता नहीं क्या कहा। एक तो ये आ गया सबसे पहले तो चरण कमल, ये कल के पेपर में था, है ना। तो ये ऑप्शन में कर्मधारय था तो कर्मधारय ही है। ठीक है, ये हो गया। और पाषाण हृदय में पाषाण के समान हृदय, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलता है। नियम भी यही कहता है, लेकिन आजकल अर्थ भी लिखकर आने लगे हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए मैंने अर्थ वाले भी लिखा है कुछ। आजकल शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ, हम कहते हैं महार्णव, महान है जो अर्णव, लेकिन उसने लिख कर दे दिया महान है जो सागर। अब क्या करेंगे फिर उस समय हम? तो दोनों लिख कर आते हैं। ठीक है, एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या था ये बता तो दिया। अभी इतनी बड़ी बड़ी चिट्ठियां क्या है रही है अगली क्लास में? पूरा पत्र लिख दिया तुमने तो, 250 पृष्ठ का परिपत्र आ गया। कल एक पेपर हुआ था स्टेनो वाला, जो बिंदु आपने पढ़े संधि और समास, कुछ था या नहीं? और क्या चाहिए तुमको? ये सब घूमते रहेंगे बार बार। मैंने आपसे कहा ये प्रश्न बार बार हर बार घूमते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन को प्रश्न, प्रश्न को ऑप्शन बना दिया जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। 12 उदाहरण कल संधि समास के उसमें थे, लगभग 10 आपकी कॉपी में से थे उनमें। ठीक है, लगभग 10 आपकी कॉपी के उदाहरण वही दे रखे थे जो हमारे पास लिखे हुए हैं। पेपर कोई भी बनाएगा आएगा यहीं से, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा शब्द शुद्धि के उदाहरण, आशीर्वाद फिर आ गया था, त्योहार फिर आ गया था, जिनकी हमने चर्चा की। ये वे उदाहरण है जो घूमते। एक उदाहरण जो उसमें सही था वो प्रत्यय वाले नियम में आएगा, तब मैं बताऊंगा देखो ये ऐसे बन गया। बस इतना सा कुछ। शब्द शुद्धि जो होती हैं वे व्याकरण से संबंधित हुआ करती हैं, किसी में संधि की अशुद्धि, किसी में समास की, किसी में उपसर्ग की, किसी में प्रत्यय की, यही घूमते रहते हैं। तो ये आसानी से फिर आते रहते हैं। ठीक है, तो समास के अंतिम बिंदु पर हम थे, और वो मैंने आपको बताया था 3 बातें। सबसे पहली तो आपको मैंने बताई थी, यदि किसी भी पद के अंत में आनंद शब्द जुड़ा हुआ है हमेशा कहाँ जाएगा? बहुब्री में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा अभी देखता हूँ थोड़ी देर में ना, छोटी छोटी चिट्ठी तो पढ़ ली जाती हैं, आपने एक इतना बड़ा पेज लिख कर दे दिया एक ने तो। ठीक है, दूसरी बात, 4 पंक्तियां हैं, पद की प्रधानता के आधार पर ये आपको पूछी जाती हैं। तो चारों की चारों पंक्तियां आपको तोते के जैसे रटी हुई होनी चाहिए कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। बहुत अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है। यही कारण है एक ही उदाहरण एक ही पुस्तक में 2 जगह देखने को मिल जाता है। यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह उसका विग्रह अलग अलग मिलेगा, एक जैसा विग्रह नहीं मिलेगा दोनों जगह। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि विग्रह के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है। जैसा हम विग्रह करते हैं उसी के अनुसार हमें समास का चयन करना होता है। ध्यान दो, पीतांबर कौन सा समास है? पिछली क्लास में हमने लिखा बहुब्री समास है। कौन सा समास है? बहुब्री।
बालक पीतांबर में सुशोभित हो रहा है, रेखांकित पद में समास। ध्यान दो, दो तरह से लिख कर देता है, या तो वो अंडरलाइन करेगा, रेखांकित करेगा, या गहरा काला करेगा, डार्क। तो दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित पद में समास है या गहरे काले पद में समास है। दो तरह से प्रश्न वहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल सकता है। यदि वो डार्क करेगा तो गहरा काला लिखेगा, और यदि वह अंडरलाइन करेगा तो रेखांकित शब्द। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? रेखांकित पद में समास है। अब ये अंडरलाइन है, इसमें समास कौन सा है? अब पंक्ति के अनुसार आपको समास का चयन करना है। प्रश्न हमारे सामने आया, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आया पीतांबर में समास, तो हम कहाँ पहुंच गए? बहुब्री में। पिछली क्लास में लिखा भी था। अब बालक पीतांबर में सुशोभित हो रहा है, मतलब बालक पीले वस्त्रों में सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब यहां पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अब ये पद क्या किसी भगवान का पर्यायवाची है? पंक्ति के अनुसार नहीं है, तो अद्वितीय नहीं है, और अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री भी नहीं है। ठीक है, ये जो पंक्ति के अनुसार इसकी बात करें, ये पद किसी भगवान का पर्यायवाची नहीं है, यानी अद्वितीय नहीं है, यानी बहुब्री नहीं है। अब अद्वितीय नहीं है मतलब बहुब्री नहीं है, तो फिर कौन सा है? अब यहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। तो कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। ठीक, ये बहुत सामान्य सी बात मैंने 2014 में पटवारी के बैच में बताई थी कि पीतांबर में समास पूछा जाता है, बहुब्री है, पंक्ति दे रखी है, तो क्या है फिर? कर्मधारय। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो एक ही संस्था का सहयोग नहीं करते, कई संस्थाओं का सहयोग करते हैं। बालक पहुंच गया कहीं और पढ़ने, सर ने उनको बता दिया पीतांबर बहुब्री समास। बालक ने कहा सर पंक्ति दे रखी है, तो भी बहुब्री समास। कि उन सर ने तो कर्मधारय बताया था, कि जानते ही क्या है, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। शाम को बालक का फ़ोन आ गया, सर इन सर ने ये कहा है, अब बताओ क्या करें। मैंने बेटा पंक्ति के अनुसार कर्मधारय समास है, बाकी का तू स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तूने दोनों जगह धन जमा कराया। अब तेरी इच्छा, तू किसकी बात माने। ठीक है, खुदा ना खास्ता प्रश्न पूछ लिया गया। 1 मार्च 2015 को कृषि पर्यवेक्षक का एक पेपर हुआ, वहां यह प्रश्न पूछा था, और प्रश्न था पीतांबर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में समास। रेखांकित पद में समास, ये था 1 मार्च को 2015 में। पेपर देख लेना आप जाकर, यथावत मिलेगा। कृषि पर्यवेक्षक, पीतांबर सूख रहे हैं, रेखांकित पद में समास, कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। पीतांबर सूख रहे हैं मतलब पीले वस्त्र सूख रहे हैं, या भगवान जी सूख रहे हैं? कल हो गए, सूख सकते हैं। जब थैलियों में दूध आ गया तो कुछ भी संभव है। आज भी गांव में दूध लेने जाते हैं तो बाबा कहता है बैठ जा बेटा, भैंस नहीं आई अभी। और यहाँ दूध लेने जाए तो गाड़ी नहीं आई अभी। गांव में आज भी भैंस दूध देती है, शहर में गाड़ी दूध देती है। तो अंतर तो है ही दोनों में। ठीक है, अब हैप्पी होली, है ना। मेरे धक तीज त्यौहार पे मेरी धक शुरू हो ही जाती है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्योंकि जब जब तीज त्यौहार आता है तो ताली बजा कर मांगने वाले आते ही हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा है ना, लौट कर आओ। अब पंक्ति के अनुसार क्या ये पद किसी भगवान का पर्यायवाची है? बोर्ड पर आओ, लौटाओ एक बार सब, है ना। और हंसेंगे भी तो होली है, पिछली होली के बाद हम 10 महीने तक हंसे थे, है ना। पीतांबर सूख रहे हैं, तो पंक्ति के अनुसार क्या किसी भगवान का पर्यायवाची है? नहीं है, तो अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री नहीं है। अब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, कहाँ जाएगा? और शाम को ही फोन आ गया बालक का, सर ये प्रश्न पूछा था मैंने, तूने क्या किया ये बता साहब। कि मैंने तो साहब कर्मधारय ही किया। मैंने बेटा सही है, 3 तारीख को की आएगी, मिला लेना।
और 3 तारीख को की जारी, 1 मार्च को पेपर हुआ, 3 मार्च को की जारी हुई, कर्मधारय माना। बालक का फोन आया, सर सही हो गया, कर्मधारय माना है। मैंने तो फिर ठीक है, आप कहें तो उन सर के पास जाऊं क्या, रेट लगा दूं? मैंने बेटा दिमाग मत लगा, तेरा सही हो गया। तो कभी कभी ऐसी भी गड़बड़ियां हो जाया करती हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं ना जिनकी पुस्तकें एग्जाम हॉल तक जाती हैं, है ना। आज पेपर देने जा रहे तो वहां जाके भी फिर पढ़ रहे हैं, फिर उसको किसी पेड़ पे ऐसे रख देंगे, जड़ में रख देंगे, छुपा देंगे, क्योंकि उनको पता है हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, अगली बार फिर पढ़नी पड़ेगी। वो ये मान के चलते हैं हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, अगली बार फिर पढ़नी पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए छुपा के रखें उसको, जो मुझे मिल जाए, क्योंकि दोबारा मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वो ये मान चुके होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऐसे ये जैसे उदाहरण है, ये उदाहरण मैंने अब आपको समझा दिया, समझ में आ गया ना कि पंक्ति के अनुसार हमें कहाँ करना है। नहीं तो है किसका उदाहरण, बहुब्री का। अब ऐसे ही एक बालक जिसको मैं नहीं पढ़ाया था पहुंच गया, अब कोई और सज्जन एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ रहे थे तो वो भी पीछे खड़ा होकर पढ़ने लग गया, और उसने पंक्ति में कुछ ऐसा पढ़ लिया होगा जैसे भी था। अब वहाँ जाके खुदा न खास्ता प्रश्न पूछ लिया और वो किताब के अनुसार करके आ गया, 1 नंबर से रह गया था। मैंने क्या हुआ कि गुरुजी वो कोई बालक पढ़ रहा था, मैं तो उसकी किताब पढ़ने लग गया। मैंने जब तूने इतनी बड़ी फीस दे दी पढ़ने के लिए, मोटी सी रकम जमा करा दी, तो 100 रुपए की किताब के ऊपर भरोसा करके बैठ गया, गड़बड़ हुई। तो ये भी गड़बड़ होती है। पंक्ति के अनुसार समास का नाम परिवर्तित होता है, जैसा हम विग्रह करते हैं उसी के अनुसार हमें समास का चयन करना पड़ता है। चतुर्भुज कौन सा समास है, बहुब्री समास, पिछली क्लास में लिखा बहुब्री समास है। आयत भी एक चतुर्भुज होता है, रेखांकित पद में समास। कौन सा समास, कौन सा समास, द्विगु समास। ये दूसरी बड़ी गलती, दूसरी बड़ी गलती जो हमारे द्वारा एग्जाम हॉल में होती है कि सब बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय होगा। क्यों होगा कर्मधारय, पहला पद संख्या बची है। दूसरी गलती जो हमसे होती है कि सब बहुब्री नहीं है तो कर्मधारय होगा। अरे कर्मधारय क्यों होगा, एक पद संख्यावाची है। इसके ऊपर भी बहुब्री ने आक्रमण किया था और ये कहा था कि एक पद संख्यावाची है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पद अद्वितीय नहीं होना चाहिए। यदि पद अद्वितीय होता है तो मेरे साथ रहेगा, ठीक है। अब बताओ क्या पंक्ति के अनुसार ये किसी भगवान का पर्यायवाची है क्या? नहीं है तो अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है तो बहुब्री नहीं है। पद अद्वितीय नहीं है मतलब बहुब्री नहीं है और पद संख्यावाची है। अद्वितीय होता तो ही बहुब्री के साथ जाता, पद संख्यावाची है, अद्वितीय नहीं है तो फिर द्विगु के साथ जाएगा। ये याद रखना, हमारे द्वारा इतनी सी ही गलती होती है कि यदि पद बहुब्री का नहीं है तो वो सिर्फ कर्मधारय में होगा। अरे कर्मधारय का भी तो नियम है, उसने भी तो कहा है पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से होना चाहिए, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतानी चाहिए। तो यहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ तो एक पद संख्या है, संख्यावाची, और समूह या समुदाय का बोध हो रहा है। तो 4 भुजाओं से गिरी हुई आकृति, ये चतुर्भुज, आयत एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की अलग अलग वैरायटी आपने और भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये पंक्ति के अनुसार किसी भगवान का पर्यायवाची नहीं है, अद्वितीय नहीं है, मतलब बहुब्री नहीं है, और एक पद संख्यावाची है और बहुब्री नहीं है तो हमेशा द्विगु में जाता है। मैं बंसीधर का भक्त हूं, रेखांकित पद में समास। कौन सा समास, अब बहुब्री समास है सीधा सीधा, अब सीधा सीधा बहुब्री समास है, क्योंकि ये भगवान का पर्यायवाची है। भगवान का पर्यायवाची है तो अद्वितीय है, और अद्वितीय है तो बहुब्री। कौन सा समास है, पिछली क्लास में चर्चा की, बहुब्री समास।
रेखांकित पद में समास। शिव जी का नीलकंठ विषपान से हुआ, शिव जी का नीला गला जहर पीने से हुआ। ठीक है, अब ये बताओ क्या भगवान का पर्यायवाची है? क्या ये शिव जी हैं? शिव जी तो ये बैठे, शिव जी तो ये बैठे। शिव जी का नीला गला, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय होता है। ठीक है, अब ये पद भगवान का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अद्वितीय नहीं है, मतलब बहुब्री नहीं है, मतलब ये शिव जी का पर्यायवाची नहीं है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, सीधा कहां पहुंच गए? कर्मधारय में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे समास परिवर्तित होते हैं, ऐसे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुब्री में ही पढ़े होते भी बहुब्री के उदाहरण है। ये कुछ नहीं दिया हुआ, ये ही दिए हुए तो हम कहां जाएंगे? सीधा सीधा बहुब्री में जाएंगे, और सही भी होगा। ठीक है, सिर में दर्द, सिर में अधिकरण तत्पुरुष, सीधा सीधा अधिकरण तत्पुरुष। यह परीक्षा मेरे लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब कहां जाएगा? अब बहुब्री में जाएगा। क्यों जाएगा? कि यह परीक्षा मेरे लिए एक सिरदर्द बनी हुई है, मतलब परेशानी बनी हुई है, मुसीबत बनी हुई है, आफत बनी हुई है। अन्य अर्थ निकल कर आया, और अन्य अर्थ निकल कर आया तो हम सीधा कहां पहुंचेंगे? बहुब्री में। अन्य अर्थ निकल कर, अब सीधा सीधा प्रश्न आया आपसे सिर दर्द, आपके सामने प्रश्न आया सिर दर्द। ठीक है, तो कहां जाएंगे? सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष समास। लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया, यह परीक्षा मेरे लिए सिर दर्द बनी हुई है। ठीक है साहब, होली पे भी हम यहाँ पढ़े, नहीं तो गांव में होते, फसल काट रहे होते। परीक्षा सिर दर्द है साहब, सब कुछ छोड़ के यहाँ रहना पड़ रहा है, मैं इसकी रोटी भी खानी पड़ रही है, जैसा मिल रहा है वैसा खाना पड़ रहा है। ये सब तो क्या है? सिर दर्द बन गई, एक परेशानी, एक चुनौती। ठीक है, तो यहाँ अन्य अर्थ निकल कर आ रहा है, यहाँ अन्य अर्थ निकल कर आ रहा है। बहुब्री पिछली क्लास में लिखा है। शिव जी के त्रिलोचन से कामदेव कांप उठा, रेखांकित पद में समास, रेखांकित पद में समास। अब बताओ क्या पंक्ति के अनुसार ये भगवान का पर्यायवाची है क्या? नहीं है। पंक्ति के अनुसार भगवान का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अद्वितीय नहीं है, मतलब बहुब्री नहीं है। अब एक पद संख्यावाची है, बहुब्री है नहीं, पद संख्यावाची है, तो कहां जाएंगे? सीधे सीधे दिगु में। अब ये शिव जी नहीं है, शिव जी तो देखो ये बैठे, शिव जी तो सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहे। तो ये पंक्ति के अनुसार भगवान नहीं है, अद्वितीय नहीं है, बहुब्री नहीं है, एक पद संख्यावाची है, सीधे कहां पहुंच गए? ध्यान दो, अब प्रश्न आता है रेखांकित पद में क्रम से समास है। प्रश्न आता है रेखांकित पद में क्रम से समास है। अब उसने एक पंक्ति लिखी, दो भी तो पूछ सकता है, संधि में भी तो दो संधियां पूछी, संधि में भी तो चार संधियां पूछ सकता है, ऐसे यहां भी पूछ सकता है। वह पंक्ति लिख कर देगा और फिर पूछेगा त्रिनेत्र के त्रिनेत्र से कामदेव कांप उठा। अब देखो पद एक ही है, उदाहरण एक ही है, लेकिन अर्थ बदल गए पंक्ति के अनुसार। तो ये तो हो गए हमारे शिव जी,
तो ये कहाँ गया? बहुब्री में। ये हो गया हमारा, ये लो बस। अब एक बात याद रखना, जब क्रम से समास पूछता है तो उल्टा भी लिखता है। पहले दिगु भी लिखेगा, बहुब्री भी लिखेगा, बहुब्री भी लिखेगा, दिगु भी लिखेगा। अलग अलग पद यहां पर हमारे सामने देगा, तत्पुरुष भी देगा, द्वंद्व भी देगा, कुछ भी दे सकता है। तो कुछ भी उदाहरण ये हमारे सामने आ सकता है, कैसे भी उदाहरण हमारे सामने आ सकता है। ठीक है, कौन सा समास है? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? लूले और लंगड़ों को मत सताओ, लूले और लंगड़ों को मत सताओ। कौन सा समास हो गया? सीधा सीधा हो गया। अब कौन सा है? अब कौन सा है? अब कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास है। क्यों है कर्मधारय? कि ये व्यक्ति की विशेषता है, कि वो व्यक्ति कैसे हैं, लूले लंगड़े। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो ये इनकी विशेषताएं हो गई, ये इनकी विशेषताएं हो गई। यहां पर क्या हुआ? द्वंद्व हुआ, लूले और लंगड़ों को। ठीक है, उतारें, एक कोने में उतार कर छोड़ दो कहीं भी। गुरु जी का पता नहीं इन समासों में क्या घोटाला चल रहा है। हर समास में दो शकल नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही संधि में। अब ये गड़बड़ है देखो। तो आपको अभ्यास की ज़रूरत है, खूब आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नियम को समझना पड़ेगा। आप नियम को समझेंगे क्या कह रहा है। और अभी जो मैंने बताया इस बात को थोड़ा ध्यान से, हम गड़बड़ी कहाँ होती है ये इन ऐसे स्थिति में, कि जब समझने का समय होता है या तो हम पड़ोसी से डिस्कस कर रहे होते, या मन में जो उथल पुथल चल रही होती है उसको शांत नहीं कर पाते। तो आप इन पर विशेष तौर पर अप्रैल लास्ट तक हिंदी का कोर्स पूरा हो जाएगा। भाई इतने ही पैसे लेके आए तो मत आना, कोई निश्चित नहीं है कब तक सिलेबस होगा। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है, यदि होती तो हम बता देते, सब 15 दिन पहले हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम की वो होती डेट तो हम आपको बताते कि 15 दिन पहले आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। ऐसे कैसे? ये मैं आपको फिर बताऊंगा देखकर। अब ये चिट्ठी ज़्यादा बड़ी हो गई सर, कई दिनों से आपसे एक विषय से पूछने की जिज्ञासा थी, नहीं पूछ पा रहा था। 2016 ये किया था, 2000 ये तो कार्यालय पत्र आ गया, परिपत्र है ये तो, सबको अलग अलग भेजा जाएगा। सर सादर चरण स्पर्श, जीतते रहो। कई दिनों से आपसे इस विषय में कुछ पूछने की जिज्ञासा हो रही थी, पर पूछ नहीं पाया था। मैंने 2016 ऐसा ही एग्ज़ाम भी दिया था, पर उस वक्त ये सोचता था कि 200 नंबर तो हिंदी के हैं तो वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 100 अंक जीके में ले आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ना ही तो हिंदी में पास हुआ और ना ही जीके में। इस वर्ष जनवरी माह में मैं सोच रहा हूं कि भगवान इस बार एसआई का विज्ञापन आ जाए, पूरे मन से मेहनत करेंगे। और ऐसा हो गया, पर मुझे अब ये लगने लगा है कि इस साल कंपटीशन पिछले से की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्या मुझे इसलिए लग रहा है कि मैंने जैसे कह रहा हूँ कि सब लोग कर रहे हैं, या पिछले वर्षों से समान ही हैं। आप तो उस वक्त भी थे और आज भी आपको पता नहीं। पिछला पेपर देखता हूँ तो ऐसा लगता है एक अवसर खो दिया
क्या इस बार भी प्रश्न पत्र इस तरह उसी स्तर का होगा? जब हम हमारे आने वाले पेपर की तैयारी के लिए आधार स्तंभ होगा, कृपया ध्यान दो। गड़बड़ कर देता हूँ। ये सिर्फ कन्फ्यूजन की स्थिति हमारे अंदर है, जो नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, खुद के अंदर परिपक्वता लाने की आवश्यकता है कि सबके पास दिन में 24 ही घंटे हैं जो हमारे पास है। अब कितना हम सदुपयोग उनका कर रहे हैं, कितना हम उनको काम में ले रहे हैं। दो तरह से पढ़ने के तरीके दो होते हैं। और भी एक आध चिट्ठी, ये तो मैंने पढ़ ली थी पहले, है ना? ये हो गया ना? नहीं हुआ तो ये लोग, ठीक है। ये अभी तो आया है, फिर दोबारा भेज दिया किसी ने, महिला थाना अधिकारी लिख के भेजा है। इन समासों में क्या घोटाला चल रहा है, दो समास की शक्ल दिखाई दे रही है, तो चश्मे का नंबर बढ़वा लो, फिर नहीं दिखेंगे। एक दिन मैं भूल के आ गया था चश्मा, मुझे भी दो दिख रहे थे। देखो, दो तरह से पढ़ने के तरीके दो होते हैं। एक तो आप पढ़ रहे हैं टेंशन लेकर, और एक पढ़ेंगे आप आनंद लेकर। दोनों स्थितियों में अलग अलग है। यही कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, कल उसने एक ट्रॉफी जिताई थी, और वो एक ही बात कहा करते थे, आप खेलते चलो, रिकॉर्ड अपने आप बनेंगे। आप सिर्फ खेलते चलो, रिकॉर्ड अपने। वो रिकॉर्ड के लिए कभी नहीं खेला कि नहीं मुझे 400 रन बनाने हैं आज, नहीं। वो सिर्फ खेलता था, स्वाभाविक खेल खेलता था। हिंदुस्तान में भगवान का दर्जा उसको प्राप्त हो गया था। आप सिर्फ खेलते चलो, टेंशन मत करो, अपना जो काम है वो करते चलो, उससे मत भटको, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उससे यदि आप भटक गए तो ही गड़बड़ होगी, ठीक है। मैंने आपको एक बहुत छोटा सा गृह कार्य दे रखा है, अगर ईमानदारी से हाथ उठवाऊंगा तो 50 हाथ नहीं आएंगे उसमें। और ये कहा था कि अखबार वर्ग पहेली, मैंने कहा था अखबार की वर्ग पहेली भरनी है। भर रहे हैं क्या? नहीं भर रहे। 50 हाथ मुश्किल से खड़े हो पाते हैं, 50 हाथ मुश्किल से खड़े होते हैं। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है। ध्यान दो, हो गया? हटा दूं? करण तत्पुरुष। बहुगुरी में बलराम के लिए। अरे भाई, आज चिट्ठियाँ ज़्यादा आ रही हैं। करण समास और अपादान समास को कैसे पहचानेंगे, ये डिटेल में आपको बताऊंगा कारक जब पढ़ाऊंगा, है ना। जब करण और अपादान दोनों पहचानना बताऊंगा, दोनों स्थितियाँ वहाँ स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। आज का दिन याद दिला दूंगा कि ये प्रश्न मेरे सामने आया था, ठीक है। करण और अपादान दोनों की डिटेल पढ़ेंगे हम कारक में। हटा दूँ ना अब? अभी वे बोर्ड पे कोई हाथ खड़े करना, 3 बार लग रहे, जल्दी करो। समास समाप्त होते हैं, मिलते हैं एग्जाम हॉल में। समास का 100 प्रश्न का एक टेस्ट होगा। प्रश्न वही होंगे जो आज से पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कल के पेपर में ही क्यों नहीं है। कल भी आपका एक पेपर हुआ था, 75 हिंदी के प्रश्नों की संख्या थी, ठीक है। जो क्या करना है?
बहुब्री। अब बहुब्री कैसे करेंगे बताओ? और सुंदर। हाँ तो फिर बहुब्री कैसे हुआ? तो है ही नहीं तो, कहाँ बताया मैंने ना। ये सुंदर विशेषण होता है। उरण उरण उष्ण, उष्ण बड़ा होता है, ठीक है, उष्ण बड़ा होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में कुछ सामान्य सी त्रुटियां हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, आगे करते भी रहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो समास तो हो गए आपके पूरे, और समास पूरे होने के साथ बिंदु कितने हुए अपने? लेकिन 50% आपका सिलेबस भी हो गया इन दो बिंदुओं में। जितना समय इनमें लगता है बाकी के सब में उतना समय लगता है। क्यों लगता है? आगे सिलेबस में ऐसे बिंदु हैं जो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में पूरे होते हुए चलेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह अव्यय वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो ये छोटे छोटे से बिंदु होते हैं, उसमें आप पलक झपके और, क्योंकि एक दिन आप नहीं आए तो अगले दिन केस कर दोगे स्प्रिंग बोर्ड पर, सब ये बिंदु नहीं पढ़ाया था। वहाँ ये स्थिति भी हमारे सामने आई। अब इसके वे प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो आज से पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ शब्दों का जाल बुनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। प्रश्न का उत्तर सब जानते हैं, प्रश्न का उत्तर सब जानते हैं, याद रखना, लेकिन वो शब्दों के जाल में हमको उलझा कर छोड़ देता है, तब गड़बड़ होती है। क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत सामान्य सा पेपर होता है। लगभग आपने देखो, मैंने आपको बताया पिछला एक आपका पेपर हुआ था संधि का, जो मैंने बनाया था, लेकिन दूसरा पेपर मैंने नहीं बनाया था, ठीक है। यहाँ यही होता है बस। एक तो मैं बताता हूँ एग्जाम हॉल से, एक पेपर आप कोई भी बनाओ, क्या उसमें 80% उदाहरण आपके पास से नहीं थे? जाएगा कहाँ? कोई पूछ तो सही, हम तो चैलेंज करते हैं, पूछो। स्थिति ये रहेगी आपकी, आपसे नहीं होगा तो फिर होगा ही नहीं किसी से, राजस्थान सब छोड़ के जाएंगे प्रश्न को। ये याद रखना, इतना पढ़ा रहा हूँ मैं, खूब उदाहरण लिखा रहा हूँ आपको दबा के, ठीक है। तो ये स्थिति, आप घबराहट मत लाओ। दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो पुस्तक देखी, दो पन्ने पढ़े, आज मैंने दो ही पढ़े, इतनी किताब कैसे पढ़ूंगा, सब कब तक होगा, अप्रैल तक हो जाएगा, मई तक होगा, जून तक होगा, होगा भी होगा या नहीं होगा, ये स्थिति। दूसरी, आपने दो पन्ने पढ़े और गर्व महसूस किया, आज मैंने दो पन्ने पढ़ दिए, इतना ही पढ़ा तो कितने से दिन का सिलेबस है निकाल दूंगा। आज तो मेरा पहला ही दिन था जब दो पन्ने पढ़े, आगे जैसे जैसे मेरा समय बढ़ेगा तो एक दिन में 4 भी होंगे, 8 भी होंगे, सब। तो दोनों स्थिति हैं कि खाली गिलास है, आधा खाली गिलास है, तो कोई आधा खाली बोलेगा, कोई आधा भरा बोलेगा, फर्क उतना सही, बस सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। नहीं तो सबके पास वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं। आपकी एकेडमिक परसेंट कंपटीशन में कोई मायने नहीं रखती, याद रखना। आपकी 10वीं में 33% थी या 83% थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 12th में आपकी 36% थी या 96% थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कंपटीशन में आप क्या करते हो, ये महत्वपूर्ण है। हम 22 दोस्त थे, हम 22 दोस्त थे, 21 की नौकरी लगी, मेरी नहीं लगी। और बात बताऊं मजे की आपको, कि अगर 10वीं से और बीएड तक की मार्कशीट इकट्ठी करें 22 की, तो 10-10% का अंतर मिलेगा मेरे, नंबर का नहीं, परसेंट का बोल रहा हूं। लेकिन वो सब हो गए सेलेक्ट, मैं नहीं हुआ। कारण क्या रहे वो दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन पिछली परसेंट कंपटीशन में कोई मायने नहीं रखती। कोई कभी भी कहीं भी छलांग, कंपटीशन देख, 2020 है ये तो। वेंकटेश प्रसाद भी हमारा छक्के लगाया करता था लास्ट बॉल पे, आज ये स्थिति आ गई, ठीक है। तो अभी हम नए बिंदु की एक चर्चा करेंगे। और आवश्यक सूचना तो यह है, ये एक आवश्यक सूचना है जो आपके पास आती रहेगी जाती रहेगी। ये कुछ आज ज़्यादा हुए, ये आ गया, त्रिभुज आ गया, त्रिकोण आ गया, त्रिभुज आ गया, त्रिफल आ गया, द्विगु समास, क्या है ये? सब द्विगु समास के उदाहरण हैं, ठीक है। ध्यान दो, आवश्यक सूचना सिर्फ इतनी सी है कि ये दोनों जब खत्म होंगे तब फिर आपका एक टेस्ट होगा हिंदी। ये पूर्व में ही मैंने आपको सूचना दी थी, जैसे जैसे बिंदु खत्म होंगे, टॉपिक खत्म होते चलेंगे, टेस्ट भी आपके चलते रहेंगे। हटा दूं ना? हाँ, ये तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे
वो तो एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट एक साथ लेगी, तो आप ऐसे डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो हैं? वो तो सबको मिला के एक साथ लेगी या नहीं? फिर तैयार तो यहीं से रहो, ये क्रम जारी रहेगा। अब आ जाओ, पेन कॉपी तो कर दो बंद, आज तो मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा, बोर्ड पर आ जाओ बस, बोर्ड पर आ जाओ बस। पेन कॉपी बंद मतलब सफेद पन्ने नजर नहीं आने चाहिए और बोर्ड पर आओ। समास का टेस्ट कब होगा? आज खत्म हो गया तो आज के बाद कभी भी हो सकता है। कल टेस्ट है, अभी मैंने क्या बताया? और यही तो मैंने कहा है आपसे, अरे वहां सब सब्जेक्ट एक साथ मिलकर आएंगे, यहां तो दो ही आ रहे हैं अभी, तो तैयार रहो आप। अब देखो फिर प्रश्न पूछ के पड़ोसी के साथ फिर बात करने लग गया, अब मैंने क्या बताया तेरे को अभी भी पता नहीं चला। लौट कर आओ, ध्यान देंगे बोर्ड पर। छठी क्लास में पहली बार बिंदु पढ़ा था उपसर्ग, हिंदी व्याकरण का सबसे सरल बिंदु उपसर्ग। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सबके सही होते हैं, और जिसका गलत होता है वह संस्था का सहयोग करता रहता है। अब बताओ उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? सबका सही है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में पूछा जा चुका है यही प्रश्न कि उपसर्ग में उपसर्ग कौन सा है। तो उप मूल शब्द क्या है? सर्ग किसे कहते हैं? सर्ग किसे कहते हैं? पाठ या अध्याय। आज हमारी पुस्तक में जैसे पाठ या अध्याय हुआ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे महाकाव्यों में सर्ग होते थे। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय भाग, खंड जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार हमने इस बिंदु को पढ़ा था छठी क्लास में। किसे कहते हैं? आ गया समझ में? अब जो समझ में आ गया मैं आपको समझा देता हूं, आपने जितना समझाया उतना मैं समझाता हूं। सब शब्दांश होते हैं, शब्द के आगे जोड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मैं बोर्ड पर एक शब्द लिखता हूं, अर्थ क्या होता है? जीतना। अर्थ क्या होता है? जीतना। मैंने एक उपसर्ग जोड़ा, अर्थ क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी परिभाषा में अभी भी कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया, और मैं आपको यही बता रहा हूं शुरू से ही कि आज परिभाषा के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और उपसर्ग की परिभाषा पूछी जाती है, और जो परिभाषा दिमाग में चल रही होती है वह पहले ऑप्शन पर लिखी होती है, और हम वही गोला नीला करते हैं प्रसन्नचित्त मुद्रा में। यहाँ गड़बड़ होते हैं। एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो जितने भी गोले हमने नीले किए सब सही थे, वो तो लोगों के संपर्क में आकर गलती की हमने, कि उनसे हम पूछने लगे, डिस्कस करने लगे, तभी तो गलत हुए। ठीक है, ध्यान दो। मतलब हमने कहा शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। परिभाषा छठी क्लास से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैंने मूल शब्द के आगे जोड़ा, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब परिभाषा में कुछ ना कुछ कमी अभी भी है, कुछ ऐसा है जो हमसे आज तक छूटता आया है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द नहीं होते, शब्दांश, शब्द के अंश मात्र किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये थानदार व्यस्त हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, मैं कैसे कैसे खींच के लाता हूँ। एक भी योग्य कर्मठ जुझारू थानाधिकारी यहीं रह गया तो हम सरकार को क्या जवाब दें कि अच्छे अच्छे तो खुद के पास रख लिए और ये हमारे पास भेज दिए जो काम ही नहीं कर रहे। तो ऐसे थोड़ा सा है ना, बजरी का ट्रक निकलना नहीं चाहिए। बोर्ड भराओ। शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश मात्र होते हैं, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या फिर विशेषता लाते हैं। सिर्फ परिवर्तन ही नहीं करते हैं, विशेषताएं भी लाते हैं। कैसे? ये एक विद्यालय, विद्यालय में भी प्रार्थना स्थल, प्रार्थना स्थल पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना चल रही है। सभी छात्र एक निश्चित क्रम से खड़े हुए, छोटा है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना हो रही है।
एक लेट लतीफ छात्र, विलंब से आने वाला छात्र दौड़ता हुआ आता है और सबसे आगे आकर जुड़ जाता है, पूरे के पूरे वातावरण को परिवर्तित करता है। पता नहीं किस क्रम का था, लेकिन सबसे आगे आकर जुड़ा। क्या सबके साथ मिलकर प्रार्थना बोल पाएगा? नहीं। दौड़ता हुआ आया, यहां पर आए, सबके साथ मिलकर प्रार्थना भी नहीं बोल पाएगा। तो कुछ उपसर्ग ऐसे ही होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे? हमारे पास एक शब्द है जय, अर्थ होता है जीतना। हमने एक उपसर्ग जोड़ दिया, अर्थ हो गया हार ना। तो मूल शब्द के पहले जुड़ा और उसके अर्थ को पूर्णतः परिवर्तित किया, पूरा बदल दिया। तो ऐसे उपसर्ग होते हैं जो परिभाषा हम छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब विशेषताएं कैसे लाते हैं? वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, दो पक्ष बैठे हुए हैं। एक कहीं आकर अटक गया, कुछ भी नहीं बोल पाया, ठीक है। एक छात्र खड़ा होता है और तुरंत बोल देता है। उस समय तो इज्जत बचा ली, जैसे थे वैसे बरकरार रखा, कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। यदि ये छात्र कुछ नहीं बोलता तो परिणाम 1-0 से आगे पीछे हो जाता। तो कुछ उपसर्ग ऐसे ही होते हैं जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते, उल्टे विशेषता ही लाते हैं। ये होते हैं। हमारे पास एक शब्द है ख्यात, अर्थ क्या है? प्रसिद्ध। अर्थ क्या है? प्रसिद्ध। अब मैं एक उपसर्ग जोड़ देता हूं, विख्यात। अर्थ क्या हुआ? प्रसिद्ध। अर्थ क्या हुआ? प्रसिद्ध। एक उपसर्ग और जोड़ देता हूं, कुख्यात। अर्थ क्या हुआ? प्रसिद्ध। अर्थ क्या हुआ? प्रसिद्ध। देखो, प्रसिद्ध तो इसका ही अर्थ है, ख्यात। ये जुड़ा तो भी प्रसिद्ध, ये जुड़ा तो भी प्रसिद्ध। विख्यात अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध। है तो प्रसिद्ध। हिंदी में कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? बदनाम होंगे तो नाम तो ज्यादा होगा, नहीं होगा क्या? ध्यान दो। देखो, विश्व में लगभग 206 देश हैं। हम जब पढ़ते थे तो इतने थे, अब कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी का विलय हुआ या विघटन हुआ, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने लगभग शब्द लगा दिया है ना। ऐसे जिद मजन नहीं, सब इतने आपने ऐसे कैसे बता दिए, है ना। तो लगभग 206 देश विश्व में हैं। आप में कितने थानाधिकारी ऐसे हैं जो 30 देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? मैं देश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की बात कर रहा हूं। देश में सबसे अधिक प्रसिद्ध यदि कोई है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे अधिक प्रसिद्ध, यही तो। मैं 206 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 30 की बात कर रहा हूं। लादेन, लादेन कितने देश के लोग जानते हैं? कुख्यात था, कुख्यात था, बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। इतना प्रसिद्ध कि विख्यात को भी पीछे छोड़ गया। हम देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं जान रहे, लेकिन लादेन को जान रहे हैं। तो बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? ज्यादा होगा। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बदनामी हमसे पहले घर पहुंच जाया करती है, याद रखना, ठीक है। तो उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या फिर विशेषता लाते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं उपसर्ग के? संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या निश्चित होती है, ठीक है। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। तीसरा है विदेशी उपसर्ग जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ये कितने भी हो सकते हैं। तो एक ही संख्या निश्चित मिली, संस्कृत के उपसर्ग।
और प्रश्न पूछे जाने की संभावना 90%। प्रश्न पूछे जाने की संभावना 10%। भूलावट का कोई प्रश्न कभी कभी यहां से पूछा जाता है जब उसको पेपर सरल बनाना होता है। ठीक है, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब यहां से पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग संधि युक्त पद बनाते हैं। इन्हें अलग करने के लिए विच्छेद करना पड़ता है, और यदि हम सही विच्छेद करते हैं तो सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। याद रखना, जितने भी उपसर्ग होंगे संस्कृत के, सब सिर्फ संस्कृत के, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग संधियुक्त पद नहीं बनाते हैं। ये मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए नजर आते हैं। कोई भी इन्हें बहुत आसानी से पृथक करता है, बहुत आसानी से अलग कर देता है। इसलिए यहां से प्रश्न ना के बराबर पूछे जाते हैं। जितने भी उदाहरण आते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत के। अब हमारा काम सिर्फ इतना सा है, यदि आप संस्कृत के 22 उपसर्गों के नाम याद रख पाते हैं तो कितना भी कठिन पद हमारे सामने आए, हम हर बार सही उत्तर पर होंगे। शर्त एक है कि संस्कृत के 22 उपसर्गों के नाम याद होना अनिवार्य है। ठीक है, सामान्य सा मैं अभी आपको बता दूं। एक के 8 उपसर्ग होते हैं, ऊ के 2 उपसर्ग होते हैं, दै के 2 उपसर्ग होते हैं, नै के 3 उपसर्ग होते हैं, पै के 4 उपसर्ग होते हैं, वै का 1 उपसर्ग होता है और सै के 2 उपसर्ग होते हैं। ये कौन कौन से, इनकी चर्चा मैं डिटेल से करूंगा, लिखाऊंगा, और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब की चर्चा करूंगा अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो ठीक ठाक है, ऐसे नहीं, घबराहट की जरूरत नहीं है।